आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। कोरोना काल में भले ही उच्चतम न्यायालय से लेकर निचली अदालतें न्यायिक कार्रवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया अपना रही हैं, लेकिन इसी दौरान गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रयोग के तौर पर ही सही लेकिन न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू करके एक मिसाल पेश कर दी है। न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता लाने और जनता को इससे सीधे जोड़ने के लिए लंबे समय से न्यायिक कार्रवाई के सीधे प्रसारण या इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रसारण की मांग की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने भी सितंबर 2018 में अपने फैसले में न्यायिक कार्रवाई में पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस करते हुए इसकी सहमति दी, लेकिन शीर्ष अदालत में महत्वपूर्ण मुद्दों की मुकदमों की कार्रवाई के सीधे प्रसारण की योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी। उच्चतम न्यायालय में मुकदमों की कार्रवाई के सीधे प्रसारण की योजना मूर्त रूप नहीं ले पाने की वजह से देशवासी 2019 में बहुचर्चित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सीधे सुनवाई के अवसर से वंचित रह गए थे। हालांकि इस प्रकरण के सीधे प्रसारण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के पूर्व प्रचारक विचारक गोविंद आचार्य ने न्यायालय में आवेदन भी दायर किया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में संविधान पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई के सीधे प्रसारण का अनुरोध किया गया, लेकिन शुरू में न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया। बाद में संविधान पीठ ने 16 सितंबर 2019 को अपनी रजिस्ट्री से जानना चाहा था कि क्या इस मामले में सुनवाई का सीधा प्रसारण हो सकता है, लेकिन उस समय तक इस प्रकरण की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। इसके बाद पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने महत्वपूर्ण मुकदमों की कार्रवाई के सीधे प्रसारण के बारे में एक आवेदन न्यायालय में दायर किया था। यह आवेदन अभी भी विचाराधीन है। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ में होने वाली न्यायिक कार्रवाई का YouTube पर सीधा प्रसारण शुरू हो गया। उच्च न्यायालय की इस पहल ने शीर्ष अदालत के सितंबर 2018 के फैसले में की गई परिकल्पना को मूर्त रूप दे दिया है। उच्चतम न्यायालय ने स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मामले में 26 सितंबर 2018 को अपने फैसले में न्यायालय की कार्रवाई के सीधे प्रसारण पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि इस तरह का खुलापन सूरज की रोशनी जैसा होगा जो सर्वश्रेष्ठ कीटनाशक है। न्यायालय का विचार था कि संविधान या राष्ट्रीय महत्व के मामलों की संविधान पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई के सीधे प्रसारण की अनुमति दी जा सकती है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि महत्वपूर्ण मुकदमों की कार्रवाई के सीधे प्रसारण की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए एक पायलट परियोजना शुरू की जा सकती है। पीठ ने इसकी एक रूपरेखा बनाने के साथ ही इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश बनाने पर भी जोर दिया था। इसके बावजूद न्यायिक कार्रवाई के सीधे प्रसारण के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय सबसे आगे निकल गया। वैसे किसी मुकदमे के सीधे प्रसारण की अनुमति देने के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसी साल फरवरी में पहल की थी। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति कौशक चंदा की पीठ ने पारसी समुदाय की एक महिला की याचिका की अंतिम सुनवाई का YouTube पर सीधा प्रसारण करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। शीर्ष अदालत ने न्यायिक कार्रवाई के सीधे प्रसारण के दौरान आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए शुरू में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर जोर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि कार्रवाई की रिकॉर्डिंग और इसके प्रसारण के बीच चंद क्षणों का अंतराल रखा जा सकता है, ताकि अगर सुनवाई के दौरान कोई ऐसी टिप्पणी या बात कही गई हो जिसे नहीं दिखाया जाना चाहिए तो उसे संपादित करके प्रसारण से पहले ही हटाया जा सके। न्यायालय ने कहा था कि सीधे प्रसारण की पूरी व्यवस्था होने तक प्रथम चरण पर अमल के लिए इंटरनेट के माध्यम से न्यायालय परिसर में ही एक निर्धारित क्षेत्र में सीधे प्रसारण की संभावना तलाशी जा सकती है। इस निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत मीडिया कक्ष जो वादकारियों, वकीलों
उनके क्लर्कों और इंटर्न के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय, बार एसोसिएशन लाउंज, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का कक्ष लाउंज, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के न्यायालय परिसर में स्थित आधिकारिक चेंबर, अधिवक्ताओं के चेंबर ब्लॉक और प्रेस संवाददाताओं के कक्ष को शामिल किया गया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में किसी मुकदमे के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति या इससे इनकार करने का मुद्दा संबंधित न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया था और यह भी कहा था कि संबंधित पक्षों की सहमति के बाद दी गई अनुमति न्यायालय वापस भी ले सकता है। शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई के सीधे प्रसारण की सहमति देने वाले सितंबर 2018 के फैसले पर अमल का न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष को निर्देश देने से इस साल फरवरी में इनकार कर दिया था। हालांकि न्यायालय की रजिस्ट्री ने पीठ को सूचित भी किया था कि शीर्ष अदालत के फैसले पर उचित कार्रवाई की जा रही है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा अब सेवानिवृत्त हैं की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा था कि इस संबंध में न्यायिक पक्ष की ओर से कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है और इस बारे में प्रधान न्यायाधीश को ही प्रशासनिक निर्णय लेना है। कोविड-19 के कारण मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से उच्चतम न्यायालय से लेकर निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक ई कमेटी भी न्यायिक कार्रवाई के सीधे प्रसारण संभावनाओं पर विचार कर रही है। इस समिति ने अप्रैल महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उच्च न्यायालयों को ई कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीशों के साथ इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। पिछले महीने ही संसद की वर्चुअल कोर्ट्स में के कामकाज पर संसदीय समिति ने अपनी 103वीं रिपोर्ट में भी राष्ट्रीय और संवैधानिक मामलों में न्यायिक कार्रवाई के सीधे प्रसारण की सिफारिश करते हुए कहा कि इससे न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता और खुलापन आएगा। इससे भी पहले 2017 और 2018 में शीर्ष अदालत ने प्रद्युम्न बिष्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में न्यायिक कामकाज में पारदर्शिता लाने के इरादे से देश की सभी निचली अदालतों और अधिकरणों में ऑडियो सुविधा युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए थे। गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि देशवासी शायद ज्यादा दिन राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व के मुकदमों की कार्रवाई के सीधे प्रसारण का लाभ उठाने से वंचित नहीं रह सकेंगे। बहुत संभव है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान ही शीर्ष अदालत इस दिशा में कोई कदम उठा ले और देशवासियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों और धार्मिक परंपराओं में किसी न किसी आधार पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करने संबंधी मामले या फिर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान और अनुच्छेद 35A खत्म करने या फिर नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सीधे प्रसारण का लाभ मिल जाए। अगर आपको लगता है उच्चतम न्यायालय का ये फैसला, सीधे प्रसारण का ये फैसला सही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें।